नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टीवी 7 भारत पर और मैं हूं आपके साथ अंकुर गोस्वामी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं टीवी 7 भारत के इस बेहतरीन पेशकश में। तो ज्यादा वक्त जाया ना करते हुए सीधे रुख करेंगे खबरों की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को एक दिवसीय दौरे पर गोंडा पहुंचे, जहां उन्होंने कर्नलगंज विधानसभा क्षेत्र के चकरौद गांव में 515.6 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान कर्नलगंज और कचरा बाजार विधानसभा क्षेत्रों से जुड़ी कुल जो है वो 262 परियोजनाओं की सौगात क्षेत्रवासियों को दी गई। और जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने प्रदेश में कानून व्यवस्था और विकास कार्य को सरकार की तरह प्राथमिकता बताया। उन्होंने कहा कि अब उत्तर प्रदेश में पर्व, उत्सव और त्योहारों में कोई व्यवधान नहीं डाल सकता। यदि कोई माहौल खराब करने या रंग में भंग डालने का प्रयास करेगा तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। मुख्यमंत्री ने चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसे लोगों का केवल वर्तमान ही नहीं बल्कि भविष्य भी प्रभावित होगा। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने अयोध्या का उल्लेख करते हुए कहा कि एक समय था ऐसा कि जब भगवान राम का नाम लेने पर भी लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। उन्होंने कहा कि आज अयोध्या भव्य और दिव्य स्वरूप पे विकसित हो रही तथा राम भक्तों का सम्मान वहां पर बढ़ा है। और मुख्यमंत्री ने गोंडा के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन में जिले का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, लेकिन लंबे समय तक विकास की बजाय तुष्टीकरण और भाई भतीजावाद की राजनीति के कारण क्षेत्र पिछड़ता रहा। इससे यहाँ के युवाओं के सामने पहचान का संकट खड़ा हो गया था। उन्होंने दावा किया कि डबल इंजन की सरकार ने विकास कार्यों को गति देकर जिले की तस्वीर और पहचान बदलने का काम किया है। और कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को सम्मानित भी किया। उन्होंने पात्र लाभार्थियों को स्वीकृत पत्र, चाबियां और प्रतीकात्मक चेक वितरित किए। बड़ी संख्या में मौजूद लोगों ने मुख्यमंत्री के संबोधन को सुना और विकास परियोजनाओं के लिए सरकार का स्वागत किया। तो आइए सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा। आजादी के बाद जो अपेक्षित विकास जनपद गोंडा का होना चाहिए था, वह बहनों और भाइयों, वह विकास तुष्टीकरण की भेंट चढ़ गया, अराजकता की भेंट चढ़ गया, भाई भतीजेवाद और जातिवाद की भेंट चढ़ गया। और उसी का खामियाजा गोंडा जनपद को भुगतना पड़ा, जहां पर सरयू मैया की असीम कृपा रहनी चाहिए थी और जहां की फसलें लहलहाते हुए देश के पेट को भरने का कार्य करती, एक नियोजित प्रयास के अभाव में वह जनपद पिछड़ता गया। और एक समय ऐसा भी आ गया था जब उत्तर प्रदेश के अन्य जनपदों की भांति ही गोंडा के नौजवानों के सामने भी पहचान का संकट आ खड़ा हुआ। पहचान का संकट, जहां पर अपने प्रदेश में तो नौकरी रोजगार नहीं, लेकिन जब इससे बाहर भी जाते थे तो नाम सुनते ही अन्य जनपदों के लोग, अन्य प्रदेशों के लोग 10 कदम दूरी बना करके चलते थे। लोगों को लगता था कि पता नहीं कौन ये व्यक्ति है, क्या करके आया है। आज मैं कह सकता हूं, पिछले 12 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और पिछले 9 वर्षों में डबल इंजन की भाजपा की सरकार ने प्रदेश के विकास के लिए जिन कार्यक्रमों को अपने हाथों में लिया है, आज उसके परिणाम आप सबके सामने देखते हुए बन रहे हैं। अब आपको पहचान के लिए मोहताज नहीं होना होता है। अब आप देश के अंदर कहीं जाएंगे, कहीं भी आप जाएंगे, यूपी का नाम आते ही सामने वाले का चेहरा खिलता है और उसको लगता है जो आपसे 10 कदम दूरी बनाता था, आज वह आपको गले लगाने के लिए उतावला दिखाई देता है।
आज आप गोंडा से बाहर किसी जनपद में जाएंगे, आज वह आपसे दूरी नहीं बनाता है, आज वह मित्रवत व्यवहार करता है, क्योंकि उसे मालूम है अयोध्या के बगल वाला जनपद गोंडा ही है। भगवान श्री राम के सीम कृपा प्राप्त करनी है तो गोंडा के नौजवानों के साथ दोस्ती करो, मैत्री करो, भगवान की अनुकंपा भी प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए सीधे रुख करते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी ने प्रदेश व्यापी अभियान चलाने का ऐलान किया है। राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा है कि छात्रों और युवाओं के हितों की रक्षा के लिए पार्टी पूरे प्रदेश में मुहिम चलाएगी और विभिन्न भर्ती और प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक के मामलों में प्रमुखता दिखाई जाएगी। प्रयागराज में बातचीत करते हुए संजय सिंह ने आरोप लगाया कि सरकार छात्रों की समस्याओं को नजरअंदाज कर रही है और उनके मुद्दों पर तानाशाही रवैया अपना रही है। उन्होंने कहा कि लगातार सामने आ रहे पेपर लीक के मामलों से लाखों युवाओं का भविष्य प्रभावित हुआ है, लेकिन सरकार इस गंभीर समस्या के समाधान के बजाय आवाज उठाने वाले छात्रों पर कार्रवाई कर रही है। संजय सिंह ने कहा कि प्रदेश का युवा वर्ग जो है वो बेरोजगारी और भर्ती प्रक्रियाओं में अनियमितताओं से परेशान है और ऐसे में छात्रों और नौजवानों को एकजुट कर उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ी जाएगी। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार की कथित मनमानी और छात्र विरोधी नीतियों के खिलाफ प्रदेश भर में जन जागरण अभियान चलाएगी। राज्यसभा सांसद ने प्रतियोगी छात्र आशुतोष पांडे और पंकज पांडे की गिरफ्तारी पर भी सवाल उठाए। उन्होंने दोनों छात्र नेताओं की गिरफ्तारी को अन्यायपूर्ण बताते हुए कहा कि उनका दोष केवल इतना है कि वो पेपर लीक जैसे मुद्दों पर सरकार से जवाब मांग रहे थे। संजय सिंह ने यह भी आरोप लगाया कि दोनों छात्रों को बिना किसी ठोस कारण के गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी की स्थिति में उसे गिरफ्तारी का कारण बताया जाना चाहिए, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं किया गया। उन्होंने इसे कानून और संवैधानिक प्रक्रियाओं के विपरीत बताया। उन्होंने कहा कि छात्रों की आवाज को दबाने की कोशिश लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। सरकार को छात्रों के सवालों का जवाब देना चाहिए और भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करनी चाहिए। संजय सिंह ने यह भी कहा कि आम आदमी पार्टी छात्रों और युवाओं के मुद्दों को मजबूती से उठाती रहेगी और पेपर लीक के खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा। तो चलिए इसी के साथ रुक करते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में लालू प्रसाद यादव परिवार की सुरक्षा को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की सुरक्षा में कटौती के बाद अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपनी Y+ सुरक्षा वापस कर दी है। इसके साथ ही राष्ट्रीय जनता दल ने सुरक्षा बहिष्कार की राजनीति का संकेत देते हुए सरकार के फैसले के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राबड़ी देवी ने शनिवार सुबह अपने सरकारी आवास से सुरक्षा कर्मियों को वापस भेज दिया। इसके बाद खबर आई कि दिल्ली में मौजूद तेजस्वी यादव की सुरक्षा जो टीम थी उसको भी पटना लौटा दिया गया। और आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्रियों की सुरक्षा में कटौती के नाम पर उनका अपमान किया है और पार्टी अब इस फैसले का विरोध करेगी और जरूरत पड़ने पर अन्य नेताओं को मिल रही सुरक्षा जो सरकारी सुरक्षा है उसको भी लौटाई जा सकती है। इसी बीच लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने सिंगापुर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बिहार सरकार और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और उनके परिवार को नुकसान पहुंचाने की नीयत से सुरक्षा में कटौती की गई है। रोहिणी ने कहा कि सुरक्षा कवर में कमी के बाद दिखावे की सुरक्षा रखने की कोई औचित्य नहीं रह जाता, इसलिए राबड़ी देवी ने शेष सुरक्षा कर्मियों को भी वापस करने का फैसला लिया है। रोहिणी ने अपने पोस्ट में कहा कि बिहार की करोड़ों जनता लालू परिवार की असली सुरक्षा है। उन्होंने चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि यदि परिवार के किसी भी सदस्य को कोई नुकसान पहुंचता है तो उसके परिणाम गंभीर होंगे और साथ ही उन्होंने समर्थकों से बड़ी संख्या में राबड़ी देवी के आवास पहुंचकर सरकार को संदेश देने की अपील की। आरजेडी ने इस पूरे घटनाक्रम को राजनीतिक प्रतिशोध करार दिया है और पार्टी का आरोप है कि पहले आवास विवाद और अब सुरक्षा में कटौती के जरिए विपक्ष को परेशान करने की कोशिश की जा रही है। शक्ति सिंह यादव ने कहा कि लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी जैसे वरिष्ठ नेताओं की सुरक्षा कम करना एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है। वहीं जेडीयू ने आरजेडी के आरोपों को खारिज करते हुए इसे राजनीतिक नाटक बताया। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि राबड़ी देवी ने लिखित रूप से सुरक्षा वापस नहीं की है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि यदि सुरक्षा लौटाई जा रही है तो सरकारी आवास और कथित रूप से अर्जित संपत्तियां भी वापस कर देनी चाहिए। और सुरक्षा विवाद को लेकर बिहार की राजनीति में नया टकराव खड़ा हो गया है। एक और आरजेडी इसे सम्मान और सुरक्षा का मुद्दा बता रही है तो दूसरी ओर सत्ता पक्ष इसे राजनीतिक ड्रामा करार दे रहा है और ऐसे में यह मामला आने वाले दिनों में और अधिक सियासी रंग ले सकता है।
तो चलिए इसी के साथ सीधे रुक करते हैं अगली खबर की ओर। खान ग्लोबल स्टडीज कोचिंग सेंटर के बाहर हुई फायरिंग के मामले में शिक्षक फैजल खान उर्फ खान सर की कानूनी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। मामले में अग्रिम जमानत यानी कि एंटीसिपेटरी बेल के लिए आवेदन शनिवार को दाखिल नहीं हो सका, जिसके चलते अब उन्हें सोमवार तक इंतजार करना होगा। और खान सर के अधिवक्ता अरविंद कुमार मुआवर ने बताया है कि अदालत का समय समाप्त हो जाने के कारण अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल नहीं की जा सकी। उन्होंने कहा कि सोमवार को आवेदन दाखिल कर उसकी प्रति प्राप्त कर ली जाएगी। और वकील के अनुसार लाइसेंसी हथियार से हवाई फायरिंग का मामला जमानती श्रेणी में आता है और उन्हें उम्मीद है कि अदालत से राहत मिलेगी। दिन भर ये चर्चा रही कि खान सर कोर्ट में आत्मसमर्पण कर सकते हैं। दोपहर में उनके वकील और टीम के कुछ सदस्य पटना सिविल कोर्ट परिसर पहुंचे, लेकिन खान सर स्वयं वहां मौजूद नहीं थे। कोर्ट परिसर में बड़ी संख्या में सादी वर्दी में पुलिसकर्मी तैनात रहे। वकील ने स्पष्ट किया कि उनके मुवक्किल फिलहाल आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। इधर पटना पुलिस की विशेष टीम लगातार खान सर की तलाश में छापेमारी कर रही है। पुलिस ने शुक्रवार रात से लेकर शनिवार तक कई स्थानों पर दबिश दी, लेकिन उन्हें अब तक हिरासत में नहीं लिया जा सका। कोचिंग सेंटर के बाहर भी भारी पुलिस बल तैनात की गई है और छात्रों का जमावड़ा देखने को मिला है। इस बीच बिहार सरकार में उच्च शिक्षा और विधि मंत्री संजय टाइगर ने मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि बिहार में कानून का राज है और कोई भी व्यक्ति अपराध कर बच नहीं सकता। उन्होंने कहा कि जो भी कानून तोड़ेगा उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई होगी। मामले ने नया मोड़ तब लिया जब खान सर के चाचा इमरान खान ने उन पर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि फायरिंग की घटना एक सोची समझी साजिश हो सकती है और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और मामले की जांच जारी है। फिलहाल पूरे घटनाक्रम पर सभी की नजरें सोमवार को होने वाली कानूनी कार्रवाई और पुलिस जांच की अगली दिशा पर टिकी हुई हैं। तो चलिए इसी के साथ सीधे रुक करते हैं अगली खबर की ओर। बुलंदशहर में TV7 भारत की विशेष पड़ताल के दौरान होटल और रेस्टोरेंटों में सुरक्षा मानकों की गंभीर अनदेखी सामने आई है। जिले के 247 होटल और रेस्टोरेंट में से केवल 70 प्रतिष्ठानों के पास ही वैध FIR NOC पाई गई। जो फायर NOC है वो वैध पाई गई। और सिकंदराबाद स्थित सचिन होटल में फायर फाइटिंग सिस्टम पूरी तरह फेल मिला, जबकि मनीष होटल में आपातकालीन निकास द्वार पर ताला लगा मिला और उसकी चाबी भी उपलब्ध नहीं थी। जांच के दौरान सामने आई खामियों के बाद फायर विभाग ने संबंधित प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी किए। विभागीय कार्रवाई से होटल संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है और मुख्य अग्निशमन अधिकारी प्रमोद कुमार शर्मा ने स्पष्ट कहा है कि सुरक्षा नियमों की अनदेखी करने वाले होटल और रेस्टोरेंट के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी तथा जरूरत पड़ने पर उनकी बिजली और पानी की आपूर्ति भी काटी जाएगी। एडीजी महोदय एडीजी महोदय के दिशा निर्देशन में जो एक स्कीम चल रही है, जितने भी होटल्स, रेस्टोरेंट और ढाबे और इसमें जितने मैरिज होम हैं सबको चेक किया जा रहा है लगातार 2 दिन से। और लगभग 60 के करीब हम लोग कल भी कुछ चेक किए थे, आज भी 25-30 के करीब जो होटल्स हैं वो चेक किए थे। जनपद बुलंदशहर में लगभग टोटल जो है 247 के करीब जो होटल हैं वो लिस्टेड हैं और उन्हीं में एक चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है ताकि जो दिल्ली में इंसिडेंट हुआ है मालवीय नगर में, उस टाइप का इंसिडेंट हमारे बुलंदशहर में ना हो। हमारे पास रजिस्ट्रेशन ऐसे कुछ होता नहीं है। हमारे से जो NOC ली गई हैं लगभग 70 होटल की ली गई हैं, जिनके अंदर फायर सेफ्टी के नॉर्म्स जो है कंप्लीट थे और उन्होंने अपनी NOC ली है। और अभी चेकिंग अभियान में काफ़ी सारे होटल्स ऐसे भी पाए गए हैं जिनकी NOC बहुत पहले ली गई थी परंतु एक्सपायर हो गई है, उनको रिन्यू नहीं कराया गया है, तो उन पर भी इस चेकिंग अभियान के दौरान जो है वो जाँच की जा रही है। जी बहुत चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही और तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए TV7 भारत के साथ। नमस्कार।